तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का अध्याय नंबर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि ये कैसे इस चैप्टर को सॉल्व करें। तो एक चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके किताब में जिस तरह से ये दिखाया हुआ है, इस पर मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे x+3 लिखा हुआ है, तो इसमें x जो है वो चर है। x क्या है? चर है। ठीक है, और 3 क्या है? अचर है। तो एक जिसके ऊपर एक घात हो, जिसके ऊपर क्या हो? एक घात हो, उसको हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, आइए चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे होगा। देखिए, हम कोई एक इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है यानी कि समीकरण, इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। समीकरण वो होता है, जैसे मान लीजिए इसके बराबर में हम कुछ अंक दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 15 दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि ये जो राशि है ये चर है। ठीक है, ये राशि क्या है? अचर है। ठीक है, और ये भी अचर है, ये भी अचर है। लेकिन जिसके ऊपर एक घात हो, माने x के ऊपर 1 पावर हो, x के पावर कितना हो? 1 हो, और एक ही चर हो, एक ही चर हो। चर का मतलब हुआ a से लेकर पूरा z तक कोई भी अगर ऐसा, मतलब क्या कहेंगे इसको? अल्फाबेट, इसको अल्फाबेट कहते हैं। कोई भी अल्फाबेट अगर गणित में प्रयोग किया जाता है उसे हम चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर राशि। तो एक चर, इसमें से कोई एक चर, मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए 3y+2, इसमें भी एक चर है। अगर हम दे दे 3x+2y, ये दो चर हो गया। देखिए, ये दो चर है, एक x है और दूसरा y है। तो यहाँ दो चर के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, यहाँ चर्चा कर रहा है सिर्फ एक चर होना चाहिए। कितना चर होना चाहिए? एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक माने जिसका, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं मैं आपको बता देती हूँ। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसका, जिस समीकरण में क्या हो? एक चर की एक घात हो, एक चर की एक घात। एक चर होना चाहिए और घात भी एक होना चाहिए। तो एक चर की एक घात रैखिक समीकरण का है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही चर हो, ये जरूरी नहीं है एक चर हो, यहाँ कोई भी चर हो सकता है। चर की एक घात होना चाहिए, चाहे वो 1 हो 2 हो, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही हो सकता है 3x+2y हो, तो यहाँ पर भी एक घात इसका, एक घात इसका है। इसे भी रैखिक ही समीकरण कहेंगे, लेकिन दो चर वाली रैखिक समीकरण, इसको क्या कहेंगे? दो चर की रैखिक समीकरण, दो चर की रैखिक समीकरण। समझ आ गया? तो यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक चर और दो चर क्या है। ठीक है, 3 चर भी होगा, 4 भी होगा, माने इसमें चर जितना आप रखिएगा उसका नाम हो जाएगा। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए तराजू है। ठीक है, समीकरण क्या है भाई? एक तराजू है, इस तराजू में यहाँ पर कुछ रखा है, यहाँ पर कुछ रखा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या रखा है? सामान रखा है। तो सामान को हम क्या मान लेते हैं? मान लीजिए मेरे पास ये समीकरण है, तो यहाँ हो गया 2x-7, इस तरफ रखा है, बराबर, ये बीच में बराबर हो गया। यहाँ क्या रखा है? 15, यानी कि 2x-7 बराबर 15 है। यानी x क्या यहाँ रखेंगे कि ये जो है ये 15 के बराबर हो जाए, ये पूरा चीज 15 के बराबर। तो 2x-7 बराबर 15, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 15+7, क्योंकि ये मैंने पहले भी एक वीडियो आप बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख लेंगे कि चिन्ह कैसे परिवर्तित होता है। अगर इधर है तो उधर जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसको आप लोग देख लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। यहाँ तक हो गया। अभी 2x
17, ये 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ 22 लिख दिए। तो x बराबर कितना हुआ, 22/2 हो गया, यानी कि 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। हमारे पास x की वैल्यू 11 आ गई। क्या यहाँ हम 11 रखेंगे तो यहाँ 15 मिलेगा? चेक करके देखते हैं, यानी जांच कर लेते हैं कि आंसर क्या हमारा सही है। तो 2 × अब इनके बीच में गुणा छुपा हुआ है, इनके बीच में क्या छुपा है, गुणा छुपा हुआ है। तो ये x की जगह हम क्या रखेंगे, 11। ठीक है। अब -7, हमें कितना मिलना चाहिए, 15। तो यहाँ 11 दूनी 22 हो गया। अब -7, तो क्या यहाँ पर 15 मिला, एकदम 15 मिला। 15 बराबर 15, देखिए तराजू बराबर हो गया। समझ आ गया। तो इस तरीके से हम इस समीकरण को पूरी तरह से इस चैप्टर को समझेंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या है। तो निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो ये समीकरण दिए हुए हैं, ये जो समीकरण दिए हुए, ये सारे समीकरण दिए हुए हैं, इनको आपको हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करना है, तो हम लोग लेते हैं पहले सवाल को, देख के करते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। तो इसका हल हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 3, अब ये देखिए यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है और इसके और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ जो है इसके बीच में अगर चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जान जाइए कि ये मल्टीप्लाई में है। किस में है, मल्टीप्लाई में है। x - 3 लिखा हुआ है, अब बाहर 3 है, इसका मतलब ये ब्रैकेट बंद है और यहाँ बाहर 3 है, इसका मतलब इस 3 से इन सबका गुणा है, जो भी जितना। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों चिन्ह लड़ेगा तो क्या होगा, -3 3 × 9 = 15 है ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब वही चीज आ गया। फिर मैंने अभी समझाया था आपको कि यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 अब +9। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 और 9 कितना होता है, 24 होता है। तो जोड़कर देख लीजिएगा, और 3x बराबर 24 हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ भाई, 24/3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कितना होगा, 8। तो x बराबर कितना निकला, 8 आंसर आया इसका। ठीक है, अब देखिए ये एक सवाल हो गया, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि हर अंश में 1 रख सकते हैं आप। क्या रख सकते हैं, 1। तो यह 1 रखिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे है ऐसे तो यहाँ पर रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में चेंज होगा, क्योंकि ये जो है वो चर राशि है, ये x चर है, ये चर नहीं है। तो यहाँ हो गया -7। ठीक है, -7 और = 15। तो x/2 = 15 + 7। तो x/2 = यहाँ कितना होगा, 22। अब देखिए इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 2 है। तो जब इस तरीके से सवाल आएगा तो तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक। इस चिन्ह को बोलते हैं तिर्यक गुणा। क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा करना, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे, x का 1 से करेंगे तो x × 1, और यहाँ हो गया 22 × 2, तो x = कितना हो गया, 44 आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए -2x/7 + 2 = 8। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से करेंगे, -2x/7 को ऐसे रखेंगे और 8 यहाँ है और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2x/7 = यहाँ 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं कि तिर्यक गुणा करने पर, गुणा करने पर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, CM, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको इससे करेंगे तो -2x कितना आ जाएगा, -2x, और यहाँ हो जाएगा, इससे इसको गुणा कीजिए 7, तो यहाँ हो गया 7 6 = 42, और यहाँ हो गया -2x। तो x बराबर कितना हो गया, 42/-2। तो इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 21 -21। तो x = -21 इसका आंसर आ गया। अब देखिए जो रेखिक समीकरण होता है
वो कौन कौन से नहीं होंगे। मान लीजिए 2x² प्लस y हो जाए, ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये रैखिक नहीं है। रैखिक का मैंने पहले ही बता दिया, जिसके ऊपर एक घात हो। जिस समीकरण में एक घात हो, चर का क्या हो, एक घात वाले समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 7 - 3x = 18। अब देखिए, ये जो चर अचर वाली राशि है वो माइनस में आ गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब ये 7 प्लस का है, अब उसको कर दीजिए उधर। और चिन्ह हमेशा याद रखिए, कोई भी चिन्ह जो काम आता है वो किसी भी अंक या संख्या के आगे वाला चिन्ह उसके लिए काम में आता है। तो इस 3 के लिए कौन सा है, माइनस है। ठीक है, तो 18 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। तो -3x = 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 11। तो x बराबर अब कितना हो गया, 11 बटे, अब ये -3 जो मल्टीप्लाई में है, ये कितना में है, मल्टीप्लाई में है, वो -3 नीचे चला है। अब इससे कोई आगे कटेगा नहीं, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 18 = 40 - 3x। ठीक है, सेम वैसा ही है। अब लेकिन देखिए, ये बड़ा है 40 और ये 18 छोटा है, तो क्या करेंगे इसमें हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये बड़ा है और ये माइनस में हमें मिल रहा है, तो इसको प्लस बना लेते हैं, इसको हम इधर ले लेते हैं 3x को, और ये 40 को इसकी जगह पे रहने देते हैं, और ये 18 जो प्लस का है उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -18। तो 3x = अब इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, ये 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 3 में से 1 गया 2, तो x = कितना हो गया, 22/3 हो गया। अब ये भी नहीं कटने वाला, इसीलिए इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, कटेगा तो काट देना है, एकदम ध्यान रखना है, काट देना है। अब x का मान यहाँ पे कितना आ गया है, 22/3 आ गया है। ठीक है, अगर हम x का मान यहाँ रखेंगे तो फिर वापस ये संतुलित हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि 25/6 - 9y = 11। ठीक है, सेम वही चीज हम कर देते हैं यहाँ पर भी, इस माइनस को हम प्लस पहले बना देते हैं। ठीक है, तो 25/6 - 11 = 9y, देखिए प्लस का हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाई नीचे 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, अंश और हर के रूप में है परिमेय संख्या, और यहाँ पर भी अंश और हर के रूप में बना देंगे। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के नीचे एक छुपा होता है, इसीलिए उसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कितना लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह का वीडियो मैंने बनाया है, आप देख लीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना कैसे होता है, भिन्न का जोड़ घटाव कैसे होता है, बहुत इजी है। तो इसको इससे कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए, तो यहाँ कितना होगा, 25 - 6 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 हो जाएगा, = 9y। क्लियर हो गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 66 में से 25 को आप घटाइएगा तो बचेगा 1 और 4 41/6। लेकिन यहाँ माइनस का होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए 66 जो है वो माइनस का है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें से अगर छोटी संख्या को घटाते हैं और उसके आगे अगर चिन्ह माइनस होता है तो वो माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, = 9y। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखिए उसी रूप में आ गया। अब इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पे लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, ध्यान से देखते जाइए, बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -41 = 9। देखिए सिर्फ
सिर्फ क्या है, अचर राशि को अचर राशि से गुणा करना है। यहाँ कोई चर राशि है नहीं, यहाँ पर जो है उसको सिंगल ऐसे लिख दे। तो 9 6 जा 54 और ये y का y हो गया। अब देखिए, अब हमें y चाहिए तो यहाँ मल्टीप्लाई में 54 है जो इसके नीचे चला आएगा, तो -41/54 इक्वल्स टू y। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो इसका आंसर यही होगा। कटेगा है नहीं, देखिए 2 के टेबल से कटता नहीं है। अगर नीचे कट जाएगा तो ऊपर नहीं कटेगा। अगर 11 से यहाँ काटिएगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, तो इसलिए ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रेखिक समीकरण हल होगा। ठीक है, नंबर अब 7 को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस सवाल में बहुत से बच्चों को, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे सवालों में दिक्कत आता है। क्यों दिक्कत आता है, देखिए यहाँ पर दशमलव दे दिया है। ठीक है, तो कई बच्चों को दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब चीजें जल्दी समझ में नहीं आता है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग है। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये -1 अकेला है, इसके साथ कोई चर राशि नहीं है और इसके साथ भी कोई चर राशि नहीं है। सवाल को बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे कि यहाँ क्या दिक्कत है, आपको क्या होना चाहिए। तो इस -1 को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, इसको पक्षांतर बोलते हैं। ठीक है, पक्ष को बदलना। तो ये माइनस है तो इधर आ गया +1। ठीक है, और x/2.5 ऐसी रह गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ना कैसे है, ध्यान से देखो। तो 2.4 1 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 जो है वो पॉइंट से पहले है, 0.0 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3.4 आ जाएगा। तो अब इस पूरे की जगह आपके पास कितना मिला, 3.4 मिला। तो यहाँ लिख देते हैं हम 3.4 इक्वल्स टू x/2.5। अब देखिए फिर वैसा ही सवाल आ गया, क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसको इससे गुणा कर दीजिए, 3.4 इंटू 2.5 इक्वल्स टू x हो गया। बस गुणा कर देना और तो कुछ करना नहीं है। क्लियर हो गया, तो गुणा कीजिए, कितना आ गया, 34 इंटू 25। तो ये हो गया, कितना हो गया, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 2 और ये 5 3 15 और 4 दूनी 8, 8 5 13 23 24 25 की 5 हाथ में 2 6 7 8 हो गया, 850 आ गया। कितना आ गया, 850 आ गया। अब इस जो 850 आया, अब ये देखिए जोड़ में तो ऐसे जोड़ दिए एक डेसिमल, अब मल्टीप्लाई में कितना डेसिमल के, कितना अंक के बाद डेसिमल लगेगा। तो देखिए इसमें भी एक अंक के बाद डेसिमल है, इसमें भी एक अंक के बाद डेसिमल है। तो ये जो लास्ट वाला अंक है उनको जोड़ देंगे। एक कितनी बार है, डेसिमल के बाद एक अंक, एक इसमें डेसिमल के बाद एक अंक, तो एक अंक 2 अंक। तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ से, माने जो आपका खाने वाला हाथ है दाहिना, उस दाहिने तरफ से हम गिनती शुरू करेंगे पीछे से। तो 1 1 2, 1 और ये 2, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे और ये इसका हो गया आंसर, यानी 8.5 इक्वल्स टू x। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया ये। अब बच्चे पूछेंगे मैडम जी 0 कहाँ गया, तो 0 भाई इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 0 तो रख सकते हैं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये लीनियर इक्वेशन जो है, यानी समीकरण, रेखिक समीकरण आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रेखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3x + 10 इक्वल्स टू 1, 3x + 10 इक्वल्स टू 1। अब इसमें देखिए यहाँ पर तो चर और अचर वाला है, यहाँ पर सिर्फ अचर है, यहाँ पर भी अचर है, तो वही काम करेंगे हम। 3x इक्वल्स टू 1 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -10। तो 3x इक्वल्स टू,
अब देखिए 1 में से 10 तो घटने वाला नहीं ना, तो हम 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। और अभी मैंने बताया था आपको कि बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटे तो उसके आगे का, जिस संख्या से भी घटे उसके आगे का चिन्ह लगता है। तो यहाँ है माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो x इक्वल्स टू -9/3 और 3 के टेबल से कट गया, 3 3 जा 9, यानी x इक्वल्स टू -3 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं 9th सवाल की तरफ। क्या कहता है देखिए, 9 सवाल जो है ना वो लगभग आप ये सोचिए कि पहले सवाल जैसा ही है, थोड़ा सा ये बटा में कर दिया है, वो बटा में नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में बच्चों को दिक्कत होता है, तो पहले हम लिख देते हैं इसको। क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 2x प्लस 11/2 इक्वल्स टू 13। हो गया क्लियर? अब फिर वही करेंगे। देखिए यहाँ पर चर अचर है, यहाँ सिर्फ अगर अकेला अचर है, यहाँ अचर है, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। क्या करने पे? पक्षांतर करने पर। किसको पक्षांतर कर रहे हैं? 11/2 का पक्षांतर करने पे। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 11/2। अब देखो ये किस में हो गया? भिन्न में, परिमेय संख्या में, तो इसके नीचे भी 1 कर दो ताकि एलसीएम लेने में यानी लघुत्तम लेने में आसानी हो जाए। मैंने अभी बताया आपको लघुत्तम लेना कैसे। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे। 13 दूनी 26 और 11 एकम 11, खत्म। अब इसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो 26 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा? 15/2। कितना बचेगा? 15/2। अब ये कटने वाला तो है नहीं ना कटेगा, तो ये 2 भी तो नीचे आएगा ना। तो x इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू? x इक्वल्स टू हो जाएगा 15/4। आंसर कटेगा है नहीं? ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में एक सवाल और रह गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, जो आप मुझे बनाकर बताएंगे कमेंट में कि आपसे बना या नहीं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।